अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह करवाई थी, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे फर्दर मूव करते हैं। फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे, ये फॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जो उसने प्रॉपर्टीज़ दी हुई है बुक के अंदर, ये तो उसने काफ़ी थोड़ी सी दी हुई थी। मैंने आपको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन हेल्प आप देख सकते हैं। आप MSDN पे जाके आप किसी भी प्रॉपर्टी की डिटेल वगैरह जो है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ मेथड्स आ रहे हैं। कॉमन मेथड क्लोज है, हाइड है, शो है। इसमें से मैंने आपको शो तो करा दिया था जब मैंने फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म पे जब हमने मूव किया था, तो हमने शो मेथड हमने उसका देख लिया था। हाइड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये जो एप्लीकेशन चल रही है, इसके अंदर हमारे पास दो फॉर्म थे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म वन जो है वो हमारा हाइड हो जाए, हमने इस बटन पे कोडिंग की थी, तो आप फॉर्म वन को आप हाइड कर सकते हैं। फॉर्म वन को हाइड करने के लिए आप दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस डॉट हाइड। क्योंकि हम इस टाइम करंटली हम बैठे हुए फॉर्म वन पर, फॉर्म वन हमारा जो है वो हमारा करंट फॉर्म है, तो इसलिए दिस का कीवर्ड जो है वो हमारे फॉर्म वन को रेफ़र कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने लिख दिया दिस डॉट हाइड, तो हमारा फॉर्म वन हाइड हो जाएगा और फॉर्म टू जो है वो हमारा शो हो जाएगा। लेकिन हाइड होगा वो मेमोरी में से रिमूव नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो मेमोरी में से भी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए फिर आप हाइड को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप क्लोज का जो मेथड है उसको आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लें कॉमन मेथड्स के अंदर क्लोज मेथड क्या काम करेगा। क्लोज इज द फॉर्म एंड रिलीजेस ऑल रिसोर्सेज सच एज अ मेमोरी यूज फॉर द फॉर्म्स कंटेंट्स। अ क्लोज्ड फॉर्म कैन नॉट बी रीओपन्ड। क्लोज हो गया तो वो दोबारा से आप उसको शो नहीं कर सकते, आपको उसको दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली शो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने जस्ट हाइड कर लिया है तो जो फॉर्म हिडन है वो दोबारा से शो हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया थी दिस डॉट हाइड, तो अब करंट फॉर्म जो है हमारा फॉर्म वन है वो हमारा फॉर्म हाइड हो जाएगा और दूसरा फॉर्म जो है वो हमारा शो हो जाएगा। तो देखते हैं जी। अच्छा, ये फॉर्म हमारा मिनिमाइज फॉर्म में चला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया जी फॉर्म वन, बटन वन के ऊपर, तो फॉर्म टू शो हो गया और फॉर्म वन जो है वो हमारा हाइड हो गया। अगर आप यहाँ पे एक बटन लगा लें उसको शो करवाने के लिए और इसको हाइड करने के लिए, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट हाइड और फॉर्म वन को जो है वो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसका शो मेथड जो है वो आप कॉल कर लेंगे। मल्टीपल फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे इससे पहले कि हम बुक को आगे फॉलो करते हुए हम आगे चलें। तो मल्टीपल फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, तो मेरे पास टाइम दो फॉर्म है, आप इससे ज़्यादा फॉर्म भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो उसमें आप देखें आपकी एप्लीकेशन हमेशा फॉर्म वन से रन हो रही है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म वन से रन हो रही है। ये हमारा फॉर्म वन है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को ज़रा सेट कर दूँ, ये बार बार हमें डिस्टर्ब करेंगी ये प्रॉपर्टीज़ अगर प्रॉपर नहीं है तो फॉर्म वन पे हम आ गए और इधर हमने मिनिमाइज फॉर्म किया हुआ था तो इसको हम नॉर्मल रख कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, फॉर्म तो दो हैं इसके अंदर, फॉर्म वन भी है फॉर्म टू भी है। ये हमारा फॉर्म वन है, तो वो हमेशा फॉर्म वन से हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, फॉर्म टू से एप्लीकेशन हमारी रन नहीं हो रही। अगर आप फॉर्म टू से अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहें तो उसके लिए फिर आप जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाएँ और प्रोग्राम डॉट CS फाइल उसको आप यूज़ करेंगे। इसके अंदर लाइन नंबर 19 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है एप्लीकेशन डॉट रन, और यहाँ पे वो लिख रहा है न्यू फॉर्म वन और उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म वन से हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर आप फॉर्म टू से अपनी एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म वन के बजाय आप फॉर्म टू का आप क्रिएट कर देंगे, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो अब फॉर्म टू से रन होगी। फॉर्म टू से हमारी एप्लीकेशन जो है देखें रन हो रही है। तो आप स्टार्टअप फॉर्म चेंज करने के लिए, स्टार्टअप फॉर्म को चेंज करने के लिए आप प्रोग्राम डॉट CS फाइल में आएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट रन की स्टेटमेंट को जो आप चेंज कर देंगे। और अगर आप दोनों फॉर्म चलाना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि दोनों हमारे फॉर्म जो है वो रन हो, और जैसे आप पहला क्लोज करें तो वो दूसरा फॉर्म भी हमारा जो है वो शो कर दे, तो फिर आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन
वाली जो स्टेटमेंट है, यही वाली स्टेटमेंट एप्लीकेशन डॉट रन, ये आप दोबारा से आप लिख देंगे और यहाँ पर आप दूसरा फॉर्म भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपडेट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म 1 जैसे। ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म 2 से रन हुई है, क्योंकि फॉर्म 2 वाली स्टेटमेंट जो है वो पहले आ रही थी, और जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो हमारे सामने जो है वो फॉर्म 1 भी आ जाएगा। उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन जो है हमारी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो रन हो रही है। तो आप इस तरह से आप किसी और फॉर्म से आप अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप फॉर्म अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप program.cs फाइल को आप यूज़ करेंगे। चलें जी, वापस हम आते हैं। इवेंट की बात कर रहा है तो कॉमन इवेंट्स इवेंट तो वैसे तो हर कंट्रोल के काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन एक इवेंट होता है हर कंट्रोल का जिसको कॉमन इवेंट कहा जाता है। कॉमन इवेंट हमारा वो इवेंट होता है जिसको आप डिफ़ॉल्ट इवेंट एक तरह से आप कह सकते हैं, कि जब आप किसी कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो हमेशा आपको उस कंट्रोल के डिफ़ॉल्ट इवेंट में लेके जाता है। जैसे फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो वो आपको फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर लेकर आ रहा है। वैसे फॉर्म के बहुत सारे इवेंट्स हैं, देख लेते हैं। फॉर्म को सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, इवेंट्स में आ जाएं, ये फॉर्म के इवेंट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं। लेकिन वो आपको किस इवेंट पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो किस इवेंट में लेकर आ रहा है, वो आपको लोड इवेंट में लेकर आ रहा है। तो लोड इवेंट बेसिकली इस फॉर्म का जो है वो डिफ़ॉल्ट इवेंट आप कह सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इवेंट है हमारे पास। और हर कंट्रोल के इस तरह से जो है वो एक डिफ़ॉल्ट इवेंट होगा। जैसे अगर आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको क्लिक इवेंट पर लेकर आता है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो आपको टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट के ऊपर लेकर आ रहा है। तो ये बेसिकली इवेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप किसी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको हमेशा उसका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है, या जिसको आप कॉमन इवेंट कहेंगे, उसके ऊपर लेकर आएगा। तो फॉर्म का जो कॉमन इवेंट है वो लोड इवेंट है। आपने हर जो भी कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे, या आप ये कह लें कि कॉमन कंट्रोल्स हमारे जितने भी हैं कॉमन कंट्रोल्स, इन सब के आपने डिफ़ॉल्ट इवेंट्स या कॉमन इवेंट्स जो हैं वो आपने लाजमी तौर पर आपने नोट कर लेने कि इनका डिफ़ॉल्ट इवेंट जो है वो कौन कौन सा है। हर किसी के आप बड़ा सिंपल है, जैसे चेक बॉक्स का आप देखना चाह रहे हैं, आप चेक बॉक्स आपने लगाया, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसका आपको जो है वो कॉमन इवेंट मिल जाएगा। वो इवेंट इसका चेक चेंज इवेंट है। तो हर कंट्रोल के जो है वो डिफरेंट इवेंट्स होंगे, और उनमें से एक इवेंट जो होगा वो उसका कॉमन इवेंट होगा, या जिसको आप डिफ़ॉल्ट इवेंट भी कह सकते हैं। तो आपने कॉमन कंट्रोल्स के डिफ़ॉल्ट इवेंट्स जो हैं वो नोट कर लेने। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यूज़र अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो इवेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होता है। कहीं पे वो क्लिक कर रहा है, कहीं पे वो राइट क्लिक कर रहा है, कहीं पे वो कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स हैं, और GUI एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी सबकी सब इवेंट ड्रिवन ही होती हैं। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। कंसोल जो है वो इवेंट ड्रिवन नहीं है। तो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लिकिंग अ बटन, टाइपिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्टिंग आइटम, क्लोजिंग अ विंडो, ये सब के सब आपके पास डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। ऑल GUI कंट्रोल्स हैव द इवेंट्स एसोसिएटेड विद देम। हर कंट्रोल के साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स हैं। और जब आप किसी इवेंट पे काम करना चाहते हैं तो बेसिकली आप उसका इवेंट हैंडलर ओपन करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि फॉर्म की अगर हम बात कर रहे थे तो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है वो उसका लोड इवेंट है। लेकिन अगर आप फॉर्म के डिफ़ॉल्ट इवेंट पे काम नहीं करना चाह रहे, आप फॉर्म के क्लिक इवेंट पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? आप अपने फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में आ जाएंगे, इवेंट्स ओपन कर लें। अब आप यहाँ से क्लिक इवेंट देख लेंगे जी, क्लिक इवेंट कहाँ पर है? ये फॉर्म का क्लिक इवेंट है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको, आप देखें उसने फॉर्म का क्लिक इवेंट जो है वो आपके सामने ओपन कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डबल क्लिक से आ रहे थे तो वो लोड पर जा रहा था, लेकिन अब जब मैं वहाँ से प्रॉपर्टी विंडो से जब मैंने इसका इवेंट क्लिक इवेंट पर डबल क्लिक किया है तो वो अब आपको इसके क्लिक इवेंट के ऊपर ले आया। तो आप इस तरह से किसी और इवेंट पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, किसी और इवेंट के ऊपर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं
तो उसके लिए फिर आप प्रॉपर्टी विंडो को यूज़ करेंगे। तो इवेंट हैंडलर जो है वो हमारा ओपन हो जाता है जब आप डबल क्लिक करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा इवेंट हैंडलर कहलाता है। ये एक इवेंट हैंडलर है। इवेंट हैंडलर हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो बेसिकली इस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम बना रहे हैं कि जब यूज़र फॉर्म के ऊपर क्लिक करे तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, वो हम यहाँ पे कोड लिख देंगे। इस तरह से हम कह रहे हैं कि जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, तो उसका कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हर इवेंट के अगेंस्ट आप कोई ना कोई इवेंट हैंडलर बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि जब ये वाला हमारा स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर हो तो आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो वाला कोड जो है वो आप उसके इवेंट हैंडलर के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इवेंट हैंडलर की बात कर रहा था, इवेंट हैंडलर। तो इवेंट हैंडलर जो है हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के ट्रिगर होने पर वो हमारा कोड या ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो एक बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन बना के दिखा रहा है जिसके अंदर हमने उससे थोड़ा सा बेहतर काम कर लिया है कि जिसके अंदर वो बटन पर क्लिक करे तो एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो हो जाए। तो मैसेज बॉक्स शो करवाने का वो बड़ा सिंपल सा काम कर रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। और वो इसकी सारी डिटेल कि आप बटन कैसे ऐड करेंगे ये सारा कुछ जो है वो आपको बता रहा है। इवेंट हैंडलर पैरामीटर्स जैसे कि यहाँ पर अगर आप बटन के क्लिक इवेंट की बात करें तो यहाँ पर उसके ये दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक पैरामीटर है जिसका नाम उन्होंने सेंडर रखा हुआ है, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन बहरहाल बाय डिफ़ॉल्ट नेम सेंडर है। ये बेसिकली पैरामीटर आपको ये बता रहा है या यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये इवेंट जो ट्रिगर हुआ ये किस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रिगर हुआ। कभी क्लिक इवेंट ट्रिगर हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया गया था, तो ये इवेंट हमारा ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पर सेंडर जो है वो हमारे पास बेसिकली बटन 1 होगा क्योंकि बटन 1 जो है वो बेसिकली इनिशिएट कर रहा है इस इवेंट को। और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो इसका इवेंट आर्क्स, बाय डिफ़ॉल्ट नेम उसका ई होता है। इवेंट आर्क से बेसिकली आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है इवेंट से मुतालिक कि जब ये इवेंट ट्रिगर हुआ तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो जब आप क्लिक कर रहे हैं तो सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस की क्या वैल्यू है, क्लिक तो हो गया। इसी तरह से अगर आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है तो वो बटन किस टाइप का बटन था, वो कोई कंट्रोल की था, वो आपके पास कोई आस्की करैक्टर था या कोई फंक्शन की था, वो इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली आर्ग्यूमेंट से मिलती है। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके यहाँ पर इवेंट आर्क्स ई से आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली जब आप कोई इवेंट हैंडलर की अगर आप बात करते हैं तो इवेंट हैंडलर के ये जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद डिस्प्लेइंग का मैसेज, ये मैसेज बॉक्स की वो बात कर रहा है। ऑटो जनरेटेड कोड पर आ गया। ऑटो जनरेटेड कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑटो जनरेटेड कोड जो है वो आपके designer.cs फाइल के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे वो आपको बता रहा है designer.cs। तो वो designer.cs फाइल के अंदर आपका ऑटो जनरेटेड कोड होगा जिसको आप डायरेक्टली आप मॉडिफाई करना उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं फिर आप वहाँ पे जाके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल के ऊपर ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ऑटो जनरेटेड कोड के अंदर जाके आपको मॉडिफिकेशंस करें, क्योंकि वहाँ पे मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज वगैरह जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ पता नहीं मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं, याद नहीं मुझे आ रहा। तो बहरहाल वो देख लें। अमूमन स्टूडेंट्स को ना एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई इवेंट हैंडलर बनाया, ये बटन 2 है, चलो इसकी हम बात कर लेते हैं। बटन 2 है, उसका मैंने इवेंट हैंडलर मैंने बनाया, जस्ट एक मैसेज बॉक्स मैंने शो किया है। बटन आपका अगर मौजूद है, आपका बटन 2 यहाँ पर मौजूद है, एक्सिस्ट कर रहा है फॉर्म के ऊपर, आपने इसको रिमूव नहीं किया, इसको आपने डिलीट नहीं किया, लेकिन अगर आप कोड विंडो में जाके अगर आप इसका इवेंट हैंडलर रिमूव कर दें तो क्या होगा ज़रा देख लें। अभी फ़िलहाल हम फॉर्म 1 पे जा रहे हैं, ये फॉर्म 1 है, इसका डिज़ाइन मोड है, ये फॉर्म 1 का इसका कोड विंडो है।
अगर मैं कोड विंडो में जाके किसी इवेंट हैंडलर को अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने उसको डिलीट कर दिया, अब अगर आप उसके डिज़ाइन व्यू में आएंगे तो वो आपको डिज़ाइन व्यू में नहीं आने देगा, वो आपको यहाँ पर एरर जो है वो शो कर रहा है। हुआ क्या, हुआ ये कि आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, आपने उस ऑब्जेक्ट का इवेंट हैंडलर पीछे से जाके रिमूव कर दिया, लेकिन वो इवेंट हैंडलर जो आपने रिमूव किया उसकी एंट्री डिज़ाइनर डॉट सी एस फाइल के अंदर हुई हुई थी, वो वहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो अब वो आपको उस एरर को सही करने के लिए आपको एक विंडो दिखा रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर यूजिंग विंडोज़ फॉर्म, या आपके प्रोजेक्ट का नाम है form1.designer.cs, और कहता है उसकी लाइन नंबर 139 के ऊपर जो है वो एरर है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपको designer.cs के अंदर ले गया 139 नंबर लाइन जिसके ऊपर एरर है। अब आप इस लाइन को कमेंट कर दें। जैसे ही आपने कमेंट किया, अब आप डिज़ाइन व्यू में आप आएंगे तो अब आपको इसका डिज़ाइन दोबारा से शो करवा देगा। ठीक है, तो अक्सर ये एरर जो है वो स्टूडेंट्स शुरू में काम जब कर रहे होते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। जैसे लोड इवेंट है, वैसे तुमने यहाँ पे कोई कोड नहीं किया, उसको मैंने रिमूव किया, इधर आया तो उसने फिर आपको एरर दे दिया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इस लोड इवेंट को जो है वो आप डबल क्लिक करके, डबल इसको स्लैश लगा के आपसे कमेंट कर दें। अब अगर आप आएंगे डिज़ाइन में तो आपको डिज़ाइन शो हो जाएगा, और अगर आप दोबारा से डबल क्लिक कर देंगे तो अब आपको लोड इवेंट इसका फिर से बना के दे देगा, उसका इवेंट हैंडलर वो आपको फिर से बना देगा। ये देखिए form1_load। इस तरह से अगर आप बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका क्लिक इवेंट जो है वो उसने फिर से यहाँ पे जनरेट कर दिया, और उसकी एंट्री ऑब्वियसली वो designer.cs फाइल के अंदर उसने बना दी है। ठीक है जी, 139 के ऊपर वो एरर दे रहा था यहाँ पे, तो ये देखिए ये मैंने लाइन कमेंट की थी, लेकिन अब उसने वो कमेंट वाली लाइन रिमूव करके उसने फिर से यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर बना दिया। तो ये इस तरह के एरर्स जो हैं वो छोटे मोटे फेस करने पड़ जाते हैं स्टार्ट के अंदर। तो यहाँ पर वो आपको ऑटो जनरेटेड कोड की बात कर रहा है, ये मैंने आपको सारा पहले ही दिखा दिया है, बता दिया इसके मुतालिक। डेलीगेट्स का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी, डेलीगेट्स एंड इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली जब आप कोई इवेंट हैंडलर हम बनाते हैं, जो इवेंट जैसे बटन का क्लिक इवेंट है, तो उसके पीछे ना डेलीगेट बने हुए हैं। डेलीगेट यानी कि इवेंट हैंडलर जो है वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता, बल्कि इवेंट हैंडलर डेलीगेट के थ्रू कॉल किया जाता है। डेलीगेट इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर आप कोई इवेंट हैंडलर बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो नेम होता है ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर इवेंट, जैसे button1_click, ये उसका डिफ़ॉल्ट नेम है, इवेंट हैंडलर का डिफ़ॉल्ट नेम है। लेकिन अगर आप कोई और नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि इवेंट हैंडलर का नाम आप रख दें माय इवेंट हैंडलर, लेकिन वो इवेंट हैंडलर हमारा उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब यूज़र बटन 1 के ऊपर क्लिक करे। जब यूज़र बटन 1 के ऊपर क्लिक करे तो वो हमारा जो है वो हमारा इवेंट हैंडलर जो है वो एग्जीक्यूट हो, जिसका नाम हमने रखा है माय इवेंट हैंडलर। तो उसके लिए अब हमें डेलीगेट को फॉलो करना होगा। डेलीगेट बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करते हैं इवेंट हैंडलर को बनाने का। अगर आप डेलीगेट्स को डेलीगेट ही यूज़ होंगे, अगर तो नहीं मुझे कहना चाहिए, डेलीगेट्स को यूज़ करते हुए इवेंट हैंडलर बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई अपनी मतलब का अपने नाम का कोई इवेंट हैंडलर अगर आप बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि बटन पर जब क्लिक किया जाए तो इसे कॉल कर लिया जाए, तो उसके लिए फिर आपको डेलीगेट्स को फॉलो करना होगा। डेलीगेट को यूज़ करते हुए आप जो है वो इवेंट हैंडलर बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको कोड में एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप बटन 1 की बात कर रहे हैं या किसी भी बटन की बात कर रहे हैं, तो उसके क्लिक इवेंट के अंदर हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, सेंडर है, और उसका इवेंट आर्ग्स है। ये एक डेलीगेट के सिग्नेचर के अकॉर्डिंग ये इवेंट हैंडलर बना हुआ है, डेलीगेट के सिग्नेचर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसी सिग्नेचर को फॉलो करते हुए अपना कोई मेथड बना दें, जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, सपोज ये बना हुआ ही है, तो मैंने इसको कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसका मैंने यहाँ पे बना दिया थी प्राइवेट वाइड न्यू इवेंट, मैंने अपने मतलब का मैंने एक नाम रख लिया, और ऑब्जेक्ट सेंडर और इवेंट आर्क्स ई, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करा दिया माय ओन इवेंट हैंडलर। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। मैं इसका ये वाला इवेंट हैंडलर जो है इस सम के बटन का, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ
और इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब उसके लिए आपको designer.cs फाइल के अंदर आके थोड़ी सी चेंज करनी होगी। हमारा बटन 1 जो है, बटन हमें देखना पड़ेगा कि बटन का, हाँ ये वाला बटन था हमारा सम बटन, btn सम। अब उसने यहाँ पर एरर दे दिया क्योंकि ये वाला इवेंट हैंडलर जो था इसको तो मैंने कमेंट कर दिया। अब वो इसलिए यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि भाई ये वाला इवेंट हैंडलर उसे नहीं मिल रहा, तो हमें ये वाला हमने चलाना भी नहीं है। अब हमने चलाना है जो मैंने एक नया इवेंट हैंडलर बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था यहाँ पर न्यू इवेंट। तो इसको अब हमने रन करना है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू इवेंट। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें। तो अब जब आप सम के बटन पर क्लिक करेंगे, अच्छा ये फॉर्म 2 से हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं फॉर्म, चलो ये भी आ गया, बस हम वहाँ से भी जाकर चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं सम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फिर वो आपको ये देखें माय ओन इवेंट हैंडलर, जो कोड मैंने उसके अंदर लिखा था वो वाला कोड जो है वो हमारे सामने आ रहा है। ये देख लें, माय ओन इवेंट हैंडलर। मैंने इसका नाम, वो डिफ़ॉल्ट नेम नहीं मैंने यूज़ किया, बटन 1 बटन सम अंडरस्कोर क्लिक, मैंने उसको नहीं यूज़ किया। मैंने अपने नाम का, अपने मतलब के नाम का मैंने एक इवेंट हैंडलर बना दिया। तो आप इस तरह से अपना कोई इवेंट हैंडलर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कोई इवेंट हैंडलर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डेलीगेट के सिग्नेचर को फॉलो करना होगा। बेसिकली डेलीगेट्स के थ्रू इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो कॉल किए जा रहे होते हैं। अब अगर इसका सिग्नेचर उस डेलीगेट के सिग्नेचर के साथ मैच कर जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट या कॉल कर देगा। फिर इसी तरह से मल्टी कास्टिंग की भी ऑप्शन होती है। जैसे मैंने एक और बनाया हुआ है न्यू इवेंट 1 के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी एग्जीक्यूट हो जाए जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे, यानी कि इवेंट एक ट्रिगर हो रहा है, क्लिक एक दफ़ा किया जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस एक इवेंट के पीछे 2 अलग अलग इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हों। तो उसके लिए हम मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं और designer.cs में जाएं और इसी लाइन को जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी, और इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू इवेंट 1, जो दूसरा मेरा इवेंट हैंडलर है। दूसरे इवेंट हैंडलर में मैंने किया क्या, उसके अंदर मैंने लिखा है माय न्यू ओन इवेंट हैंडलर। यहाँ पे था माय ओन इवेंट हैंडलर, यहाँ पे मैंने न्यू का वर्ड साथ अटैच कर दिया ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके। फॉर्म 1 इस पर मैंने क्लिक किया तो आया माय ओन इवेंट हैंडलर, ओके कर रहा हूँ। तो अब आ गया माय न्यू ओन इवेंट हैंडलर, यानी कि अब एक इवेंट के ट्रिगर होने से पीछे 2 इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो हमारे रन या एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसको हम मल्टीकास्टिंग कहते हैं। तो ये डेलीगेट्स के मुतालिक यहाँ पे आपको यही सारी बातें बता रहा है जो मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लेंगे, वो सिग्नेचर की बात कर रहा है। मल्टीकास्टिंग की यहाँ पे बात आ रही है, ऑप्शनल मल्टीकास्ट, when you actually specify that the several methods should be invoked in response to one event by adding other delegates to the buttons click event with the statement, आगे वो लाइन नंबर वगैरह मेंशन कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक इवेंट के ट्रिगर होने पर जो है वो मल्टीपल इवेंट हैंडलर्स हमारे रन हों तो उसको आप मल्टीकास्ट डेलीगेट्स कहेंगे, मल्टीकास्टिंग। Another way to create the event handler, ये आपको वही प्रॉपर्टी विंडो से जाके आपको बता रहा है जो मैंने अभी आपको फॉर्म के क्लिक इवेंट के लिए जो मैंने आपको एक इवेंट हैंडलर बना के दिखाया। तो बेसिकली यहाँ पर वो आपको उसकी डिटेल बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर वो आपको MSDN के ऊपर लेके जा रहा है। आप MSDN के ऊपर जाके msdn.microsoft.com आप जाके गूगल भी आप कर सकते हैं, और सॉरी ऑनलाइन हेल्प है इसके अंदर, एक्चुअली ऑनलाइन हेल्प है। क्योंकि हेल्प साथ इंस्टॉल नहीं होती, MSDN पे ऑनलाइन हेल्प पड़ी हुई है। अगर आपने किसी भी कंट्रोल से मुतालिक कोई भी आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे उसने बटन को सिलेक्ट किया तो बटन की क्लास आ गई है, बटन के मेथड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके इवेंट्स हैं, हर चीज़ जो भी आप देखेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे आपको उसकी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये MSDN जिसका मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था, ये आगे फर्दर वो उसी को दिखा रहा है। क्लिक इवेंट के मुतालिक बात हो रही है और उसका सिंटैक्स है C# के अंदर, सिंटैक्स है C++ के अंदर, F#, VB, हर लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स उसका अवेलेबल है। और उसके वो कोड एग्जांपल भी देगा यहाँ पर आपको
और उसके थ्योरेटिकल उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ एंड लेआउट। क्या अब पहले हमने बात की थी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की, अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल की प्रॉपर्टी के अंदर बैक कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, इनेबल्ड है, फोकस्ड है। जैसे अगर आप हम यहाँ पर आते हैं तो अब हर कंट्रोल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी विंडो में आ जाते हैं। जैसे उसने बात की जी कलर की बात की या बैकग्राउंड इमेज की बात की, तो आप अपने इनेबल्ड की भी वो बात कर रहा था। तो वो आप अपने इन कंट्रोल्स के ऊपर आप जो भी इमेज वगैरह लगाना चाह रहे हैं या उसका इनेबल डिसेबल अगर आप ट्रू फॉल्स करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट का, इंडिविजुअल कंट्रोल का। पहले हमने फॉर्म को देखा था कि फॉर्म का हमने इनेबल डिसेबल किया। जैसे आप चाहते हैं कि अगर दोनों फील्ड्स अगर आपकी एम्प्टी हैं तो आपका जो सम है वो डिसेबल रहे, या अगर एक भी एम्प्टी है तो सम जो है वो डिसेबल रहे, या जिसमें रिजल्ट आना है उसको आप डिसेबल रखें, क्योंकि आप रिजल्ट को तो मॉडिफाई नहीं ना करने देंगे यूज़र को। जैसे कैलकुलेटर होता है, आप उसको रिजल्ट को मॉडिफाई नहीं करेंगे। हाँ, आप नए 2 नंबर ले लें फिर सम करा लेंगे तो आपको रिजल्ट दूसरा मिलेगा, कोई डिफरेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली अपने रिजल्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते। तो आप ये चाहते हैं कि जी ये रिजल्ट जिसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है इसका अनेबल्ड ही जो है वो फॉल्स हो जाए, तो आप इसका अनेबल्ड फॉल्स कर लें। अब यूज़र इसके अंदर क्लिक करके कुछ काम कर ही नहीं सकेगा। हाँ, जस्ट रिजल्ट इसके अंदर ज़रूर डिस्प्ले होंगे, ये डिसेबल है इस टाइम हमारे पास, के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट डिस्प्ले होंगे अगर आप वो करवाना चाह रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं तो अब सम का कोड ही ख़त्म कर दिया, अब तो मैंने दूसरा इवेंट उसके पीछे लगा दिया था। चलें उसको भी सही कर लेते हैं। इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं कमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। और एक और काम भी कर दें, program.cs में जाके ये फॉर्म 2 से जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही थी इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि डायरेक्टली फॉर्म 1 से ही हमारी एप्लीकेशन रन हो। बिल्ड एरर्स क्या आ गया जी, फॉर्म 1 डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ। ओके ठीक है, हमने designer.cs के अंदर जाके चेंज नहीं किया, हमने वहाँ से कमेंट को हमने कर दिया। इधर देख लें ज़रा, ये जो था ना न्यू इवेंट और न्यू इवेंट 1, ये मैंने designer.cs के अंदर जाके मैंने चेंजिंग की थी। वहाँ पे वापस मुझे जो है बटन btn sum underscore click जो है ये मुझे वहाँ पे चेंज करना होगा। designer.cs फॉर्म 1 का designer.cs ठीक हो गया। अब ये उसके डिज़ाइन व्यू में भी आ रहा है। चलें जी, ये आ गई हमारे पास एप्लीकेशन। तो वो यानी कि इसके अंदर रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। डिसेबल होने का मतलब या इनेबल्ड के फॉल्स होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आप कुछ शो नहीं करवा सकते। आप प्रोग्रामेटिकली शो करवा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली क्लिक करके आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लिक करके आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये उसकी वो प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहा था। बैकलर, बैकग्राउंड, इनेबल्ड एंड फोकस्ड। फोकस क्या है कि जैसे आप चाह रहे हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो, ये देखें अभी हमारा फोकस इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कर्सर नहीं आ रहा, कर्सर क्लिक करने से आ रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि जैसे एप्लीकेशन रन हो तो उसके अंदर जो है हमारा फोकस आ जाए, तो आप फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपने टेक्स्ट फील्ड जो लगाई हुई हैं, टेक्स्ट txt फर्स्ट नंबर डॉट फोकस्ड, यार उसके ऊपर जो है वो फोकस्ड आ जाए हमारा। हाँ जी, फोकस्ड की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, एक मिनट ठहर जाए, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा ना हम एक और तरीके के साथ भी काम कर सकते हैं।
गेट्स द वैल्यू इंडिकेटिंग, अच्छा सॉरी, ये आपकी रीड ओनली प्रॉपर्टी है, फोकस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये फोकस प्रॉपर्टी आपकी रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए जस्ट गेट लिखा आ रहा है, सेट है ही नहीं, सेट है ही नहीं। तो ये जस्ट गेट करने के लिए यूज़ होगा कि आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उस कंट्रोल के ऊपर फोकस आ सकता है या नहीं, उसके लिए आप फोकस की प्रॉपर्टी को जो है वो आप यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आप कंट्रोल उसके अंदर लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और मेथड है, वो मेथड मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। मेथड का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, txt1 डॉट सेट के नाम से नहीं है, सेट बाउंड्स, अच्छा चलें वो फिर मैं देख के आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इसको जो है वो रहने देते हैं। तो ये जो फोकस की प्रॉपर्टी है, फोकस की प्रॉपर्टी से जस्ट आप ये देख सकेंगे अवेलेबल एट रन टाइम है, आप ये देख सकेंगे कि जी क्या इस कंट्रोल के ऊपर फोकस हमारा आ सकता है या नहीं। चलें जी, बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।